Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how bank limit, how bank CC limit is a slow poison and killing your business. आज ना इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से बैंक की कैश क्रेडिट लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट एक ना स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है और धीरे 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 बिजनेस को एक डेड की सिचुएशन के अंदर लेकर चली जाती है। इट इज किलिंग योर बिजनेस। आज की चर्चा ना हम शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे, टू दी पॉइंट रखेंगे और एक ना हार्ट टू हार्ट हमने डिस्कशन करनी है कि ये कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में क्या वाकया ही ये सीसी लिमिट का योगदान है या ये एक मीठा जहर है। चलिए चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, होती क्या है ये सीसी लिमिट। बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप परचेज करना चाहते हैं, अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट करना चाहते हैं। ओके, आप जब सेल करेंगे तो कस्टमर से पेमेंट हो सकता है लेट आए, उनको आपने क्रेडिट दिया हुआ है 15 दिनों का, 30 दिनों का, 2 महीने का, जो आपने क्रेडिट दिया है किसको, अपने कस्टमर को। लेकिन मटेरियल भी तो बाय करना है, डे टू डे के एक्सपेंसेस भी तो मीट करने हैं, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। बैंक ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको कैश की एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देता हूँ, यानी कि इतना एक्सेस पैसा आप अपने बैंक से यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वो सीसी कैश क्रेडिट तब कहलाता है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल और एक्सपेंसेस कर सकते हैं, तो उसी के लिए यूज कर सकते हो। और ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है? ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है कि आप किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करो। दैट मीन टू से कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो बैंक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। उसके सैंक्शन लेटर में यही बात लिखी होती है, वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ओवरड्राफ्ट लिमिट के अंदर एफडी करा दी बैंक के अंदर, एफडी के अगेंस्ट में ओडी लिमिट मिल जाती है ओवरड्राफ्ट, या आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाती है। देखो, चाहे वो सीसी हो कैश क्रेडिट या ओडी हो ओवरड्राफ्ट, दोनों का नेचर ऑफ फंक्शनिंग सेम ही होता है। क्या है कि आपका एक पहले जो करंट अकाउंट था उसके अंदर एक लिमिट सैंक्शन कर दी गई, और आप जब चेक इशू करते हो तो टू द एक्सटेंट ऑफ द लिमिट आप पैसा विड्रा कर सकते हो। किसी ने 1 करोड़ की लिमिट सैंक्शन करवाई है तो किसी ने 50 लाख की, तो किसी ने 5 करोड़ की, तो किसी ने तो 45 करोड़, तो कोई 500 करोड़ की लिमिट के साथ में भी काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि बैंक का पैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किस तरह से बैंक सेल करते हैं अपनी सीसी लिमिट को? वो कहते हैं कि देखो, आप अगर ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आपका जो स्टॉक है ना, वो एक तरह से हमारे पास सिक्योरिटी है। दूसरा, जो आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं डेटर्स, वो भी हमारे पास एक तरह से सिक्योरिटी है। तो डेटर्स का 80%, स्टॉक का 80%, इसको ऐड कर लो, माइनस जो सप्लायर को पेमेंट करनी है, उतनी आपकी ड्राइंग पावर बनती है। लिमिट अगर 1 करोड़ की सैंक्शन कर दी तो उसमें से कितना पैसा यूटिलाइज कर सकते हो? टू द एक्सटेंट ऑफ ड्राइंग पावर। अब इससे क्या हो गया, जितने ज्यादा डेटर्स होंगे हमारी बिजनेस के अंदर, यानी कि जो कस्टमर से लेना है, और जितना ज्यादा स्टॉक होगा हमारे बिजनेस के अंदर, उतनी ज्यादा हमें पैसा लेने की ड्राइंग पावर बैंक की तरफ से मिल जाएगी। धीरे से बैंक ये कहना चाहता है कि आप हमसे पैसा ले लो और अपने बिजनेस में लगा दो, और हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते रहो। आपके कस्टमर आपको पे करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको लोन दिया ना, इंटरेस्ट दे देना। स्टॉक थोड़ा ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कितना भी स्टॉक आप अपने बिजनेस के अंदर रख लो, चाहे वो बिके या आपका पैसा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है, लेकिन कितनी आयरोनिकली बात है ना, उतनी आपकी लिमिट ड्राइंग पावर की बढ़ जाती है। ये ना अब ध्यान से समझने की आवश्यकता आ गई है।
ये तो कुछ मैंने आपसे टेक्निकल बातें कर दी, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर बिजनेस ओनर्स आपको बैंक किस तरीके से सीसी लिमिट सेल करता है। पॉइंट नंबर 1, बैंक और बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस ओनर को बोल रहे हैं कि अरे वाह सर, आपकी बैलेंस शीट तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपकी टर्नओवर तो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती चली जा रही है। सर, अपनी टर्नओवर का 20% तो आप हमसे फाइनेंस ले लो, हमसे पैसे ले लो। वो कन्विंस करता है बिजनेस ओनर को कि आप एक काम करो, आप बिजनेस को बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब बिजनेस को और बड़ा करने के लिए क्या चाहिए होगा? आपको पैसे चाहिए होंगे। अब पैसे उतने आपके पास है नहीं। तो देखिए, आप जो माल खरीदते हैं और उसको प्रोसेस करके बेचते हैं या प्योर ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या चाहिए आपको? आपको तो सर पैसे चाहिए। तो आप जब माल परचेज करेंगे और उसके अंदर मान लो आपका 20% का जीबी मार्जिन है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, बैंक कैसे सेल कर रहा है, इतने प्यारे लॉजिक के साथ में सेल कर रहा है कि मान लीजिए जो आप माल खरीदेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, 20% का उसके अंदर मार्जिन है। तो आपने माल खरीदा, पैसे हमसे सीसी लिमिट के यूटिलाइज किए, उसको प्रोसेस किया, बेच दिया, तो सीधा 20% आ गया। अब जो पैसे आ गए उससे आप और माल खरीदेंगे और फिर उसको प्रोसेस करके बेचेंगे, 20% और आ गया। तो यानी कि रोटेशन होनी शुरू होगी। मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया और आपने उस 1 करोड़ रुपए को 12 बार घुमा दिया एक साल के अंदर। 12 बार घुमा दिया 1 करोड़ को एक साल के अंदर। कैसे? खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। जो मैंने आपको एडिशनल 1 करोड़ रुपए दिए थे, तो उसकी वजह से 20% आपका मार्जिन आ गया। अब यानी कि 1 करोड़ का माल खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते बेचते हो, 12 बार उसको घुमाते हो, तो 12 करोड़ की टर्नओवर हो गई। 12 करोड़ का 20% कितना हो गया? 2 करोड़ 40 लाख रुपए। ये तो आपका एडिशनल ग्रोस मार्जिन जनरेट हो गया। आपने मुझसे लिया कितना? मात्र 1 करोड़ रुपए। कितना लिया? मात्र 1 करोड़ रुपए। लेकिन 1 करोड़ रुपए लेके आपने माल खरीदा बेचा, साल में 12 बार घुमा दिया। 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपके बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर ली। लिया मात्र 1 करोड़, जनरेट कर दिया 2 करोड़ 40 लाख रुपए। उसके ऊपर ब्याज कितना देना है? कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल। 8% पर एनम, जो कि 8%, पहले 7% था, अभी 8% है, कभी 6% भी था। तो 6% से लेके 8% तक का मात्र हमने इंटरेस्ट पे करना है, वो भी 1 करोड़ के ऊपर। कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। और आपका एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? 12 करोड़ का रेवेन्यू एडिशनल जनरेट हो रहा है, जिसके ऊपर 20% जीपी मार्जिन, 2 करोड़ 40 लाख रुपए का। आप कह रहे हो वाह यार, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। आज की डेट में मेरे पास और मटेरियल परचेज करने के पैसे ही नहीं है, तो पैसे आएंगे कहां से? पैसे तो बैंक से आएंगे, वर्किंग कैपिटल के रूप में। इस तरह से बैंक ने आपको सीसी लिमिट दे दी। और हम भी क्या करते हैं? हम भी क्या करते हैं और समझदारी दिखाते हैं। हम कहते हैं ये देखो, बैंक से हमें 1 करोड़ रुपए की सीसी लिमिट सैंक्शन हो गई है। अब जिस सप्लायर से मैं मटेरियल खरीद रहा हूं ना, उसको बोलूंगा कितने का मटेरियल है? वो बोलेगा इसका रेट 10 रुपीज पर केजी है। ठीक है जी, 10 रुपये पर केजी है, ओके। क्या पेमेंट टर्म है? वो कहेगा 30 डेज की पेमेंट टर्म है। आप बोलोगे कैश डिस्काउंट, तू मुझे कैश डिस्काउंट दे। कम से कम 2% हमने और कैश डिस्काउंट ले लिया, और ये 1 करोड़ रुपए एडवांस में ही पे कर दिए सप्लायर को, और 2% और कैश डिस्काउंट ले लिया। तो हमने कहा अब तो मजा आ गया। यानी कि 12 करोड़ की परचेज करेंगे, मतलब 12 करोड़ की परचेज करेंगे। अभी सेल तो और ज्यादा करेंगे, 12 करोड़ की परचेज करेंगे, 2% का डिस्काउंट और ले लिया हमने, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 24 लाख रुपए। तो हमने कहा हमने 24 लाख रुपए का तो कैश डिस्काउंट ही जनरेट कर लिया। समझ रहे हो? 1 करोड़ की परचेज करते हैं, 2% का कैश डिस्काउंट ले लेते हैं उसके ऊपर, और साल में रोटेशन कितने की होती है? 12 की। अब ये सारी की सारी ना मेंटल मैथ्स है।
ये सारी मेंटल मैथ्स है हमारे दिमाग के अंदर हो रही है। और हमें लगता है यार बैंक का पैसे ही बहुत सस्ता है। इतना सस्ता पैसा है बैंक का, 8% से कम रेट के ऊपर मिल रहा है, इतना सस्ता। और ऊपर से मैं 12-13 बार अपने स्टॉक को रोटेट कर जाऊंगा, कैश डिस्काउंट कमा जाऊंगा, एडिशनल जीपी मार्जिन कर रहूंगा, अपना क्या लग रहा है। और मजे की बात ये है, बैंक एक और बात बोलता है, सुन लो जरा। बैंक एक बात और बोलता है कि आप सीसी लिमिट में सिर्फ उतने दिनों का ब्याज लगेगा। कितना? सिर्फ उतने दिनों का इंटरेस्ट लगेगा जितने दिनों की यूटिलाइज होगी। मान लीजिए आपने परचेज करने के लिए पैसे निकाले, या सैलरी पे की, एक्सपेंस किया, लिमिट माइनस में चली गई। अब कस्टमर ने जैसे ही आपको पैसे दिए, वो पैसे एक आपके बैंक अकाउंट के अंदर प्लस हो गए। तो यानी कि ऑटोमेटिकली लोन रीपे हो गया। यानी कि इंटरेस्ट मात्र उतने दिनों का लगेगा जितने दिनों तक पैसे नेगेटिव रहे आपकी सीसी लिमिट के अंदर, अदरवाइज ब्याज नहीं लगेगा। आपने कहा ये तो और बहुत बढ़िया हो गया। और बैंक बोलता है सोने पे सुहागा। क्या बोलता है बैंक? सोने पे सुहागा। कि सर आपको ना हर महीने कोई झंझट ही नहीं है, कोई ईएमआई देने का। कोई ईएमआई नहीं देनी। ये मोटी मोटी किस्तें बन जाती हैं ईएमआई की। कोई ईएमआई नहीं देनी, सिर्फ आपने इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट भी कैसे देना है? आपने नहीं देना, हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को आपके बैंक के अंदर जो पिछले महीने में एक्चुअल वेटेड एवरेज के हिसाब से पैसा यूज रहा होगा ना, वो हर महीने की 1 तारीख को हम उसके अंदर चार्ज कर लेंगे। मान लीजिए आपकी सैंक्शन लिमिट 1 करोड़ रुपए की है, अभी यूज कर रखे हैं आपने 60 लाख रुपए। तो 60 लाख यूज कर रखे हैं, उसका जो इंटरेस्ट बनेगा, तो अब आपकी लिमिट 60 लाख प्लस इंटरेस्ट, मान लो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट लग गया, तो 61 लाख की माइनस हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, कौन सा आपने अपनी तरफ से दिए, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी फ्रीली। अब कोई कस्टमर से पेमेंट आएगी, मान लो 20 लाख की पेमेंट आ गई, अभी -61 लाख था, पेमेंट आते सारी 20 लाख की -41 लाख हो जाएगा। और पेमेंट आएगी 20 लाख की तो -21 लाख हो जाएगा। और पेमेंट आएगी 30 लाख रुपए की, तो 9 लाख से पॉजिटिव हो जाएगा आपके बैंक का बैलेंस। तो क्या दिक्कत है? कुछ करना ही नहीं है। ये तो बैंक ऐसे बोल रहा है कि सीसी लिमिट, ओडी लिमिट तो फ्री के पैसे हैं, फ्री के। हमसे लेते जाओ, हमसे लेते जाओ, बिजनेस बढ़ाते जाओ। है ना? जबरदस्त 3 मार्केटिंग के पॉइंट बैंक ने दे रखे हैं। हाँ, ये मार्केटिंग के पॉइंट हैं। किसके? किसके? बैंक के। अरे बैंक क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बैंक? बैंक क्या कर रहा है? बैंक अपना माल बेच रहा है। बैंक का माल क्या है? बैंक का माल है मनी। अगर कोई गारमेंट्स में डील करता है तो उसका प्रोडक्ट क्या है? कपड़ा। अगर कोई प्लास्टिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसका प्लास्टिक का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होगा। तो भाई जिस चीज में बिल्डर है तो उसकी बिल्डिंग है, उसके फ्लैट्स है, वो उसका 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 इन्वेंटरी है। बैंक का प्रोडक्ट क्या है? मनी है। तो बैंक ने तो अपनी मनी सेल करनी है। आज की डेट में नंबर 1 रीजन बैंक सीसी लिमिट को प्रमोट करता है, क्योंकि उसका हाईएस्ट जीपी मार्जिन वाला प्रोडक्ट है ये। बैंक ने माल भी तो सेल करना है। बैंक खरीदता क्या है? मनी खरीदता है। कैसे? सेविंग अकाउंट में 4% देके या 3% देके। करंट अकाउंट में कोई पैसे नहीं देता। तो इस तरह से लोगों से सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के रूप में पैसे लेता है। और वो माल बेचता कैसा है? वो माल बेचता है कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, बैंकिंग लोन, ये लोन, वो लोन, तेरा लोन, मेरा लोन। तो ऐसे करके वो मनी प्रोवाइड करता है। अब जितने भी तरह की वो प्रोडक्ट बेचता है बैंक, उसमें से सबसे ज्यादा मार्जिन उसको कहाँ पर मिलता है? सबसे कंसिस्टेंट साफ सुथरा मार्जिन उसका वो है सीसी लिमिट। क्यों? बैंक ने एक बार हमें आदत डाल दी बैंक के पैसे से काम करने की, और हमने लिमिट सैंक्शन करा ली। अगर 1 करोड़ की सैंक्शन हो गया तो हम 1 करोड़ को पूरा यूज करके बैठे होते हैं। 2 करोड़ तो 2 करोड़, 10 लाख तो 10 लाख, 50 लाख तो 50 लाख। एक बार बैंक ने पेपर वेपर साइन करा के हमारे खातों में पैसे लिमिट सैंक्शन कर दी, उसके बाद बैंक को कोई कुछ नहीं करना। ना तो कोई रिकवरी के लिए फोन करना है, ना तो उसको कुछ नहीं करना। उसको तो हर महीने की 1 तारीख को इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है हमारे अकाउंट में से। और धीरे धीरे आराम से, एक बार जिसको नशा करने की आदत पड़ जाती है, यानी कि सीसी लिमिट का नशा, उसके घर में
में सीसी लिमिट परमानेंट हो जाती है। बैंक आराम से एक बार लिमिट सैंक्शन करके बैठ गया, उसके बाद उसको बार बार नया कस्टमर बनाना ही नहीं है। अगर कार लोन करना है तो हर बार कार लोन के लिए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, होम लोन देना है तो होम लोन के कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, पर्सनल लोन देना है तो पर्सनल लोन के कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। बैंक को अलग अलग तरीके के लोन देने के लिए बड़ी मेहनत, मार्केटिंग प्रोसेसेस, एम्प्लॉई, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ लगता है। लेकिन सीसी में क्या लगता है बैंक का, एक बार सैंक्शन कर दी, उसको बोला है कि इसको धीरे से नशा करा दिया हमने सीसी लिमिट का, बस पड़ा रहेगा उसी के अंदर ही मस्त। ये आज इसकी लिमिट अगर 10 लाख की है तो बैंक इंकरेज करेगा, आप लिमिट बढ़ा सकते हो, 20 लाख करा लो और बढ़ा सकते हो, 2 करोड़ करा लो और बढ़ा सकते हो, 5 करोड़ करा लो, आपका बिजनेस और बढ़ रहा है। तो बैंक ने ना धीरे धीरे मैसेज, मैंने तो ऐसे ऐसे बिजनेस दिखे हैं अभी 400-500 करोड़ों तक की सीसी लिमिट से सैंक्शन करके बैठे हुए हैं वो, परमानेंटली हर महीने की 1 तारीख को इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। तो पहला रीजन क्या है कि बैंक सीसी लिमिट को इसीलिए प्रमोट करता है कि बार बार कुछ करने का झगड़ा ही नहीं। और कहीं अगर हम सीसी लिमिट को इस्तेमाल ना करें ना, कहीं हम सीसी लिमिट को इस्तेमाल ना करें तो बैंक लेटर भेजता है, ईमेल भेजता है, आप क्यों नहीं चार्ज कर, आप क्यों नहीं यूज कर रहे, आपको नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द सीसी लिमिट का चार्ज पड़ जाएगा। हम वो 200, 500, 1000, 5000 रुपए का चार्ज बचाने के चक्कर में लिमिट यूज कर लेते हैं। लिमिट यूज कर लेते हैं क्योंकि बैंक तो हमें पुश कर रहा है ना, भी उसका माल है, उसकी मनी है, उसका प्रोडक्ट है, हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे तभी तो उसको बेनिफिट होएगा। तो नंबर वन रीजन क्या है उसका, यही वाला है बैंक का रीजन, क्योंकि उसका वो हाईएस्ट जीपी मार्जिन प्रोडक्ट है। अब होता क्या है, इन रियलिटी होता क्या है, इन रियलिटी ये होता है कि हमारे बिजनेस में जब लॉसेस हो रहे हैं ना, वो लॉसेस ना इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देते। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर हमारे बिजनेस में ना सीसी लिमिट बढ़ती चली जा रही है, बैंकों से पैसे हम लेते चले जा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा ये पैसा है कहाँ पे, प्रॉफिट उतना बढ़ नहीं रहा है, बिजनेस वहीं पर ही स्टेगनेट है। तो क्या क्या मतलब प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा, ये हो क्या रहा है। एक तो बैंकों के ब्याज जा रहे हैं, पता क्या हो रहा है, पता क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि जब बैंक की सीसी लिमिट के ऊपर हमें पैसा मिल जाता है तो हमारे बिजनेस में ना कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, डिसिप्लिन नहीं रहता। मतलब मतलब पैसे अवेलेबल है, हमने मटेरियल परचेज कर लिया, अब ये पैसा हमारे बिजनेस के अंदर ना स्टॉक, स्टॉक के रूप के अंदर पड़ा हुआ है। उधर से बैंक की लिमिट चल रही है, इधर से हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि बिका नहीं, वो स्लो मूविंग हो गया है, वो नॉन मूविंग हो गया है, वो अब खरीदा हुआ है। मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, नया जो सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ था उसके अंदर डिफरेंट तरीके का मटेरियल मांगा गया है। तो वो एक तरफ से लिमिट यूज हो गई, वही पैसा हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है जो शुरू शुरू में हमें रंगीन सपने दिखाए गए थे कि 1 करोड़ का माल खरीदोगे, 12 बार बिकेगा, 12 बार रोटेट करेगा। अरे 12 बार रोटेट क्या करना है, उसमें से आधे से ज्यादा का मटेरियल तो हमारा स्टॉक में पड़ा होता है। कभी ट्रेंड चेंज हो जाता है, कभी मार्केट के सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, कभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, क्योंकि वो फ्रीली एक्सेसली हमारे पास मनी अवेलेबल थी तो वो तो खर्च हो गई। अच्छा, हुआ क्या, मटेरियल हमने खरीद लिया और अब जो छेद लगे हुए हैं हमारे बिजनेस के अंदर, कौन से हमारे खर्चे ही इतने हैं? हम कहते चलो मनी अवेलेबल है, अब सैलरियां पे करनी है, सैलरी अनाप शनाप हमने बढ़ा ली अपने बिजनेस की, अब उनको सैलरी पे करनी है। सैलरी कहाँ से पे करोगे, बैंक से। बैंक कौन सा है, सीसी अकाउंट है, सीसी अकाउंट से सैलरी पे होगी, सीसी अकाउंट से ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, दुनिया जहान के जो भी एक्सपेंसेस है, कोई कंट्रोल थोड़ी होता है सीसी अकाउंट के ऊपर कि ये जो लिमिट आपको सैंक्शन की गई है सिर्फ और सिर्फ आप मटेरियल बाय करने के लिए कर रहे हो। अरे उसमें से तो पैसे निकलते जाते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे थे, चाहे वो मार्केट, डिसिप्लिन थोड़ी है कि इतने परसेंटेज खर्चे हमने देने हैं। रेंट पे कर दिया है, बैंक का खुद का ब्याज उसमें से पे कर दिया है, कुछ अगली पिछली ईएमआई चल रही है वो उसमें से निकल गई है, हमने उसमें से पैसे निकाल लिए। तो वो यहाँ से खत्म होने शुरू हो गए हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक की रोटेशन उस तरीके से नहीं हो रही है। तो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, देख रहे हैं।
अगर कोई हमें पेमेंट डिले हो गई है, 30 डेज में पेमेंट आ रही थी, 60-90 डेज के अंदर आ रही है, हम कहते हैं चल ठीक है, अभी सीसी लिमिट आधी यूज है, फिर 75% यूज है, फिर 80% यूज है, फिर 90% यूज है, क्योंकि पैसे अवेलेबल है ना। हमें कस्टमर से डिले हो रही है। मान लो सीसी लिमिट होती ना, सीसी लिमिट होती ही ना, और आपको सैलरी पे करनी होती, तो कस्टमर से पैसे का तकाजा करते कि नहीं करते? कस्टमर से पैसे का तकाजा हम करना ही तब शुरू करते हैं जब सीसी लिमिट पूरी इस्तेमाल हो चुकी होती है, जब कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास में। अगर 4 करोड़ की है तो 4 करोड़ की पूरी यूज करने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या करें यार, या तो लिमिट और बढ़ा लो, या फिर हम, तो हमारे बैड डेप्ट के अंदर और हमारे नॉन पेइंग डेटर्स के अंदर पैसे फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है ना। फ्रीली पैसा किसका अवेलेबल था? बैंक की सीसी लिमिट का। और क्या कर दिया? क्योंकि बैंक की सीसी लिमिट अभी 20-30% यूटिलाइज्ड है, 80 से लेके 70% की लिमिट अभी तक बची हुई है हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया हमने? हमने उसमें से उठा के प्लांट एंड मशीनरी, मशीनें खरीदी उसमें से हमने। वादा क्या किया था बैंक ने? सीसी लिमिट का इस्तेमाल आप मटेरियल परचेज करने के लिए करोगे, सो दैट कि आप उसको रोटेट कर सको और जीपी मार्जिन आए। आपने क्या कर दिया? उसमें से प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। अब प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली तो पैसे, शॉर्ट टर्म के पैसे लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट हो गए। अब पैसे तो बचे नहीं। अब मशीनरी आएगी तो 4 तरह के और खर्चे साथ में लेकर आएगी। आपको एम्प्लॉयज भी चाहिए, उसके लिए पूरा का पूरा इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन का सिस्टम भी चाहिए, उसको फिर और मटेरियल भी चाहिए, प्रोडक्शन होगी, उसका एक साइकिल होगा, फिर कहीं जाके माल बिकेगा। आपने सीसी लिमिट का इस्तेमाल ही प्लांट एंड मशीनरी में कर दिया, जिसकी वजह से ये पैसा तो यूटिलाइज हो गया, ब्याज लगना शुरू हो गया उसके ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी को हमेशा इक्विपमेंट फाइनेंस के द्वारा खरीदना था। कैसे? इक्विपमेंट फाइनेंस के द्वारा। अगर 1 करोड़ की मशीन है तो आप टर्म लोन लो ना उसके ऊपर। सोने पे सुहागा, तो क्या कर देते हैं, उस सीसी लिमिट से प्लॉट की बुकिंग करा दी, प्लॉट खरीद ही लिया, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवा दी। अब ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाना, प्लॉट खरीदना, फर्नीचर फिक्सर खरीदना, ये सारे के सारे क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट है। उसमें से आपने ये क्या कर दिया? सीसी लिमिट में पैसे पड़े थे, सीसी लिमिट क्या, यानी कि बैंक में पैसे पड़े थे, चेक काटा और आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवा दी। जबकि वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, वो प्लॉट की परचेज, वो जो आप एसेट बना रहे हो, वो कहाँ से लेना था? अगर पैसे नहीं थे तो टर्म लोन लेना था। टर्म लोन की खासियत क्या होती है कि आज आपने टर्म लोन लिया तो उसकी ईएमआई बन जाएगी, बिजनेस अपना मेहनत करेगा, काम करेगा, तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितने भी साल का टर्म लोन है, कम से कम वो लोन वापिस तो हो जाएगा, खत्म तो हो जाएगा। इधर हमने 1 करोड़ की प्लांटर मशीनरी ली, सीसी को इस्तेमाल कर दिया, वो 1 करोड़ की लिमिट पक्की हो गई, क्योंकि उसमें वापसी करने का प्रोविजन ही नहीं है ना, कोई वापसी करने का प्रोविजन ही नहीं है। और हम अपने सपने देखते हैं कि हाँ भाई, आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे कस्टमर से पेमेंट आएगी तो लिमिट अपने आप कम होती चली जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जब लिमिट सैंक्शन होती है तो आप जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करते चले जाते हो, जिंदगी में ना जाने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटियां नजर आनी शुरू हो जाती है। और इधर से आपकी लिमिट बढ़ती चली जाती है, और सडनली समथिंग हैपन कि मार्केट का सिनेरियो जब नेगेटिव होता है ना, और यहाँ पर जो लिमिट ऊपर टॉप पे गई होती है, और इंटरेस्ट 1 तारीख को चार्ज होते सारी इस लिमिट के अंदर, वो हमारे ऊपर एक्सेस लिमिट यूटिलाइजेशन चार्जेस लग जाते हैं। लिमिट थी 1 करोड़ की, और 1 करोड़ 3 लाख रुपए यूटिलाइज हो गया, बैंक ने एक्सेस यूटिलाइजेशन का आपको पेनल्टी पेनल्टी चार्ज कर दी, पेनल्टी चार्ज कर दी। और आपने क्या किया? इंस्टेंट की पे करने की जगह, क्योंकि आगे से तो पैसे कहीं से आ ही नहीं रहे हैं, लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख कर दी, ताकि एनपीए ना हो, फिर 2 करोड़ 3 करोड़ कर दी। ऐसा भयंकर चक्रव्यूह फंस गया है लिमिट का कि ये खत्म हो ही नहीं रही है। तो क्या करें? तो क्या करें? तो क्या करें? तो ये स्लो पॉइजन कैसे है? स्लो पॉइजन ऐसे है कि कुछ और दिखा के हम लिमिट सैंक्शन कराते हैं कि मनी अवेलेबल नहीं है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वो पैसे यूटिलाइज हो जाते हैं रूटीन के खर्चों में, सैलरियों में, इधर उधर, या फिर डेटर्स के पास फंस जाते हैं, स्टॉक के पास फंस जाते हैं, या बची खुची कसर हम अपने सप्लायर से कैश डिस्काउंट लेके पूरी कर देते हैं। मेरे दोस्तों, बिजनेस ना, बिजनेस एक नंबर गेम है, जिसके अंदर आपने
आपने वर्किंग कैपिटल के द्वारा मनी की सर्कुलेशन करनी है। तो मनी की सर्कुलेशन सिर्फ बैंक की सीसी लिमिट करके थोड़ी करनी है। मनी की सर्कुलेशन होती है अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट, यानी कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर जो बिजनेस कर रहे हो, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाओ मार्केट के अंदर। सप्लायर से परचेज कर रहे हो, चाहे पहले एडवांस में परचेज करते थे, अब आपको 15 दिनों की लिमिट मिलनी शुरू हो गई है सप्लायर के साथ में, क्योंकि हर कोई सप्लायर ना आपके साथ में जुड़ना चाहता है। जैसे मान लो, अगर आज की डेट में टाटा मोटर्स वाले आपसे माल खरीदना चाहें और आपको परचेज ऑर्डर दे दें, तो टाटा मोटर को सप्लाई करोगे? करोगे। उकाया, माइक्रोटेक, सतमोला, अनमोल बिस्किट, इस तरह से बहुत सारे क्लाइंट हैं, बिल्कुल एमिनेट, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं। क्या आप उनको अपना मटेरियल या सर्विस या प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहोगे? हाँ, करना चाहोगे। क्यों करना चाहोगे? क्योंकि आपको पता है कि यार ये बड़ी अच्छी फाइनेंशियल डिसिप्लिन वाली कंपनियां हैं, क्रेडिबल कंपनियां हैं, इनको मटेरियल सप्लाई करो। चलो ठीक है, इनकी पेमेंट टर्म 45 डेज की है तो आ ही जाएगी। तो सप्लायर क्या बोल रहे हैं? इनके इनके सप्लायर ये बोल रहे हैं कि ये अच्छी कंपनियां हैं, इनकी पेमेंट आ ही जाती है, तो इनको 30 से लेके 90 दिनों तक का क्रेडिट मिल जाता है। आपको क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता आपको? क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही नहीं है, फाइनेंशियल कंट्रोल ही नहीं है। छोटा बिजनेस कर लो, स्केल लिमिटेड बना लो, लेकिन इसके अंदर बैंक की सीसी लिमिट पे डिपेंड होने की जगह क्यों ना हम अपने सप्लायर के साथ में ऐसी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करें जिससे कि हमें क्रेडिट वहां से मिलना शुरू हो जाए, और हमारे प्रोडक्ट में जान है, दम है, जिसकी वजह से हम D2C, डायरेक्टली कस्टमर से पैसे लेते हैं, सीधा पैसे आए, माल सप्लाई किया, या B2B के अंदर भी जाते हैं, तो हमारी क्रेडिबिलिटी, क्वालिटी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, द वे वी आर डूइंग द प्रोडक्ट, द वे हमने उसके अंदर यूएसपी क्रिएट कर रखी है, तो हमें अपना माल डिस्पैच करने से पहले पैसे मिलते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो पहले पैसे मिलते हैं। तो यानी कि यहाँ से हमें मनी मिल रही है और इधर हमें सप्लायर से क्रेडिट मिल रहा है, तो अबंडेंस ऑफ मनी हमारे पास अवेलेबल है। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसे चाहिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो हम एक टर्म लोन उठाएंगे। टर्म लोन यानी कि 3 साल की किस्तों का लोन उठाया, 5 साल की किस्तों का लोन उठाया, अगर रिक्वायरमेंट है तो, और उसके अगेंस्ट में एसेट क्रिएट करेंगे। जब तक आपके एसेट आपकी लायबिलिटी से ज्यादा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और चलते हुए बिजनेस के अंदर तो ये सारी की सारी लायबिलिटियां रीपे हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोन मत लो, लोन ले सकते हो, लेकिन टर्म लोन लोगे जो कि अल्टीमेटली वापिस हो जाएगा। और आपको बता रहा हूँ, डेप्ट फ्री बिजनेस रन करने का ना मजा ही अलग है। जो 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 लोन वाला बिजनेस है ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, और जो डेप्ट फ्री बिजनेस होता है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, क्योंकि उसके अंदर आपके आइडिया सेल हो रहे हैं, आपकी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपके अलग अलग तरीके की द वे हु यू आर, द एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी कम्स एज ए बिजनेस। अगर आप गारमेंट्स के अंदर हो तो क्या आप डिजाइनिंग वाले प्रोडक्ट मार्केट के अंदर निकालते हो, और उस यूएसपी के चक्कर में लाइन लगा के लोग आपसे माल खरीद रहे हैं, और आप ना अपनी पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, यूएसपी की वजह से अमेजिंग तरीके से मार्केट को रूल कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही था सॉल्विंग टू दी प्रॉब्लम। लेकिन ये किन चक्करों में पड़ गए हम? किन चक्करों में पड़ गए? स्लो पॉइजन के चक्कर के अंदर। कौन सा स्लो पॉइजन? बैंक की सीसी और ओवरड्राफ्ट लिमिट। हाँ, जो लोग बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में सीसी लिमिट को इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैंने देखा नहीं है ऐसा डिसिप्लिन, कोई हजारों में से एक होगा, कोई लाखों में से या करोड़ों में से कोई एक होगा जो कि सीसी लिमिट का डिसिप्लिन मेंटेन करके चल पा रहा है। नहीं तो कहीं ना कहीं फिसल ही जाते हैं सीसी लिमिट के अंदर, या मार्केट कंडीशन, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन जाते हैं जहां पर आपकी कंपनी में जो लॉस हो रहा है ना, लॉस वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो सीसी लिमिट के अंदर छुप जाता है। कहाँ पे छुप जाता है? सीसी लिमिट के अंदर छुप जाता है, लिमिट बढ़ जाती है। और आपको पता ही है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपका जो बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक तो नकली आ रहा होता है। बैंक से सीसी लिमिट की ड्राइंग पावर निकालने के लिए नकली स्टॉक बढ़ा दिया जाता है। मुझे मालूम है कि आप कोई नकली स्टॉक नहीं दिखाते, एक्चुअल स्टॉक दिखाते हो। मुझे मालूम है कि आपने बहुत बढ़िया
IMS इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगा रखा है। मुझे मालूम है कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक्यूरेट स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं। आपकी कंपनी में तो एक एक आइटम, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, सब चीजें आपकी टैली, बिजी, सैप और एक्सेल बान के अंदर दिखाई देती हैं। बनाया हुआ है ना आपने स्टॉक रिकॉर्ड, और आप हर महीने फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हो। आप थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रहे हो ना, आप कर रहे हो ना मुझे मालूम है आपका बिजनेस तो सुपर डुपर हिट है और आप ये सब काम कर रहे हो। आप कह रहे हो छठो जगमोहन, मेरा कहाँ स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, मैं तो क्लोजिंग स्टॉक की एक वैल्यू डाल देता हूँ उसके अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते टाइम पे। हाँ, बनाना चाहता हूँ, अभी बन नहीं पाया, मेरा एक्चुअल फिजिकल स्टॉक कुछ हो रही है और बुक्स में स्टॉक कुछ हो रही है, मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ इससे ठीक करने के लिए, बस एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखो लिमिट तो पूरी चल रही है आपकी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन हो नहीं रहे, लेकिन लिमिट आपकी ईयर बाय ईयर बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है कि स्लो पॉइजन बिजनेस के अंदर डला हुआ है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। देखो, बैंक जो है ना, वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अपने बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान के हिसाब से आप देखो कि बैंक ने आपको सीसी लिमिट बेच दी है, या आपके बिजनेस मॉडल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मनी चाहिए थी, मनी। हो सकता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट आपके लिए एप्लीकेबल है, सीसी लिमिट नहीं चाहिए, एलसी पास कराओ। हो सकता है कि बिल डिस्काउंटिंग से ही आपका काम बनता है, क्योंकि बिल डिस्काउंटिंग से डिसिप्लिन होता है। आप सेल करते हो और बिल डिस्काउंट करा लेते हो और पैसे आपके पास आ जाते हैं, और इन पैसों का इस्तेमाल आप मटेरियल परचेज करने के लिए करते हो, और जो इंटरेस्ट पे करना है, कस्टमर से पेमेंट आती है तो बिल डिस्काउंटिंग के जो पैसे हैं डेटर से एडजस्ट हो जाते हैं। डिसिप्लिन तो बना, बिल डिस्काउंटिंग से डिसिप्लिन बन जाता है। हो सकता है कि बैंक गारंटी से आपका काम चलता हो सकता है कि टर्म लोन लोगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, पहली बार जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए थी उसको पूरा करने के लिए आपने टर्म लोन ले लिया वर्किंग कैपिटल के लिए, और धीरे धीरे वो रीपे हो गई। आप जो मशीनरी परचेज करते हो उसको इक्विपमेंट फाइनेंस कराते हो। आप जो लॉन्ग टर्म एसेट खरीदते हो प्रोजेक्ट के हिसाब से, लैंड, बिल्डिंग, वो सब चीजें, वो भी आप टर्म लोन लेके प्रोजेक्ट फाइनेंस कराते हो। और इधर सप्लायर से बहुत अच्छी आपने टर्म्स मेंटेन कर रखी है। तो इस तरह से अब देखो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल और कैश रिच है ही है, हमेशा है। तो ये आज मैं आपको ना 5 AM के सेशन के अंदर री इंस्टेट करना चाहता था। क्या री इंस्टेट करना चाहता था? कि बिजनेस को करने का तरीका क्या है। बिजनेस को करने का तरीका ये है कि हमें ये जो स्लो पॉइजन है, बैंक की कैश क्रेडिट लिमिट और ओडी लिमिट, इसको बंद कर देना है, खत्म कर देना है, जीरो कर देना है, नहीं यूज करना है। और अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई को ना ऐसे ही हम बैंकों के इंटरेस्ट के अंदर जाने नहीं दे सकते, जो बाद में बहुत तंग करते हैं और किलिंग ऑफ द बिजनेस के अंदर, और आपके बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने का बहुत बड़ा कारण भी यही है। और बाकी और जानकारी के लिए www.jsaonline.in के ऊपर जाकर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछो, आंसर लो, जो चाहिए टू लो, स्ट्रेटजीज लो, हैंड होल्डिंग सपोर्ट लो। तो माय डियर फ्रेंड, ये मैं आज कवर करना चाह रहा था बैंक की सीसी लिमिट के साथ में। और मेरे एक क्लाइंट तो बड़े खुश होंगे, तो कल शाम को हमारे ऑफिस में आए थे और बड़ी लंबी चर्चा हुई थी सीसी लिमिट के ऊपर। मैंने कहा कल सुबह मैंने इसके ऊपर ना 5 AM ही बना देना है, इसको भी आप समझ लेना। तो अब जरा मुझे बता दो, अब मुझे लास्ट में बता दो फटाफट से, चैट बॉक्स के अंदर ये पूरा का पूरा सुनने के बाद, पूरा का पूरा सुनने के बाद जो मेरे साथ लाइव है आज 5 AM के अंदर, क्या नोट्स बने हैं, क्या माइंड के अंदर आया है, व्हाट हैज ओपन अप इन योर माइंड, क्या फीलिंग आ रही है, वो जरा एक बार तो चैट बॉक्स के अंदर लिख ही दो। आप जब चैट बॉक्स में लिखते हो ना, तो मुझे भी तसल्ली और क्लैरिटी हो जाती है कि जो आज का टॉपिक है वो क्या पॉइंट आपके दिमाग के अंदर ब्रिंग फोर्थ करके लेके आया है। या आप ऑलरेडी जो है आप कह रहे हो नहीं नहीं हम तो मतलब नहीं यूज कर रहे थे, हम तो कर रहे थे, हम तो ये ओपन अप हुआ है, या वट एवर इज कमिंग टू योर माइंड, और जो कन्विक्शन बड़ी है। चलिए देखते हैं कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स के अंदर। गुड मॉर्निंग के महेश्वरी जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, क्या बात है। संजय जी मिल रहे हैं 2 तारीख को?
Okay, wonderful eye-opening, Jagmohan ji. Yes, that's the point. Salom ji कह रहे हैं, thank you for exposing bank hidden agenda. Yes, invisible loss is exposed today. Rightly interpreted, Salvam ji. Bank limit is a कर्स। हाँ, बैंक लिमिट अगर डिसिप्लिन के साथ में यूटिलाइज ना की जाए तो एक बिजनेस के लिए वो श्राप ही है। सही कह रहे हो आप। नवीन जी कह रहे हैं कि सीम्स वी शुड इमीडिएटली प्लान ए स्ट्रेटेजी टू रीपे सीसी। बिल्कुल नवीन जी, जिन लोगों ने ना सीसी लिमिट को कन्वर्ट कर दिया है अदर टूल्स के अंदर, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसेस के अंदर, और सीसी को खत्म कर दिया है, वहां पर बरकत, ग्रोथ मल्टीपल हो गई है। मल्टीपल हो गई है। तो हम मैं तो ये बोलूंगा ना कि कैश रिजर्व क्रिएट होना चाहिए ना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैश रिजर्व क्रिएट करना है। कैश रिच और प्रॉफिटेबल बिजनेस का तो मजा ही अलग है। लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियों ने तो आगे फाइनेंस करना शुरू कर दिया, अपनी फाइनेंस कंपनी। बिरला ने तो पहले ही कर दिया, टाटा कैपिटल ने फाइनेंस कर दिया। मतलब बिजनेसेस जो है वो मनी मेक कर रहे हैं और आगे फाइनेंस दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अभी भी बिजनेस के उसी चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं। तो नवीन जी, एक बड़े वाला प्लान बना के ना, बिल्कुल सही बोला आपने, खत्म करना है। गुरपाल सचदेव जी कह रहे हैं, हाउ वी गेट आउट ऑफ द सीसी ट्रैप सिंस टेकन, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ। गुरपाल जी, टुडे ऑनवर्ड आपने कसम खाई कि जो है अभी वही है, उसको बढ़ा तो नहीं रहे। पहली बात, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम टर्म लोन या किसी और पैसे का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, जो आपका अब मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर जो कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, उससे लिमिट कम होनी शुरू होगी। अब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़िया होने की वजह से गुरपाल जी, जो ये आपके सप्लायर से क्रेडिट मिलना शुरू होएगा ना आपको, उसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी सीसी लिमिट खत्म होने वाली है। शंकर जी कह रहे हैं, great session. Under your guidance during FC21 course, we converted CC into term loan. Wow, great, amazing. तो आपने तो एडवांस कैश फ्लो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम किया है, फाइनेंशियल कंट्रोल 21। शंकर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस बिग डिसीजन। एंड आपके साथ तो जयपुर के, वो जयपुर की थाली खा के तो मजा आ गया। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा उस दिन आपके साथ जयपुर में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस हॉस्पिटैलिटी एंड गेस्चर। चलिए, बहुत 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 बढ़िया शंकर जी। गुरपाल जी, यस, अंडरस्टूड, ग्रेट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज 5 AM सेशन। आई होप ये आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। तो फ्यूचर में भी कोई आपको किसी टॉपिक के ऊपर कवर करना है तो 5 AM के अंदर हम कवर करेंगे। बाकी और एक एक्साइटिंग अमेजिंग टॉपिक लेकर आऊंगा। अभी मेरी केयर की जो 28 स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर काम चल रहा है। I will come out on that topic as well. Thank you, thank you, thank you. Have a great and amazing time ahead. Bye.